हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, कल आप लोगों का एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जामिनेशन है 2022-23 उसका पहला मॉक टेस्ट हो गया। ठीक है, जो पहला टेस्ट किया गया है तो उसमें कई अभ्यर्थियों ने ये बात बताई कि सर ये जो पहला मॉक टेस्ट हुआ उसमें सोशियो का पेपर तो समझ में आ रहा है, लेकिन जीएस का पेपर काफी टफ लग रहा है। क्योंकि देखिए उसके पीछे मेजर रीजन क्या है, जो टफ लगने का जो मेजर रीजन है वो क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है कि टफ लग रहा है। तो देखिए उसका जो मेजर इशू है, मेजर रीजन है, वो एक ही चीज है और वो ये है कि आप अभी जीएस की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए हैं। जो अभ्यर्थी एमपीपीएससी, ठीक है, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे ऑलरेडी, उन्होंने पेपर को बहुत अच्छे से टैकल किया हुआ। लेकिन चूंकि जीएस का जो पार्ट होता है, जो 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आए हुए थे, वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके सोशियो के, तो ये पहला टेस्ट, फर्स्ट मॉक टेस्ट है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इससे आपको रूबरू करा देता हूँ कि कैसे क्या करना होगा कि जिसकी वजह से आप इस टेस्ट पे अच्छा बेहतर पकड़ बना पाए। ठीक है, देखिए सोशियो का जो क्वेश्चन है वहां तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं, सब कुछ स्मूथली स्टार्ट हो गया। लेकिन जो जीएस वाला पार्ट है 50 क्वेश्चन, आज हम लोग इसी को बेसिकली फोकस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जीएस का जो पार्ट होता है छात्रों, उसमें कई सेगमेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा सेगमेंट होता है वो आप जान लें। एक होता है ज्योग्राफी, देन आपका हिस्ट्री हो जाता है, देन आपका पॉलिटी, ठीक है, और देन आपका जो है इकोनॉमी। ठीक है, ये तो मेजर पार्ट हो गए। उसके बाद में इकोनॉमी होने के बाद में फिर थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपका ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, मतलब साइंस प्लस इन्वायरमेंटल साइंस को लेकर के आता है। और देन इसके बाद में जो, चूंकि अभी पूर्ण रूप से इन्होंने फाइनल न्यू सिलेबस को अपडेट नहीं किया हुआ, तो अपडेट वर्जन आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जन लास्ट या फेब में आ जाए। ठीक है, 15 फेब तक। तो ये ज्योग्राफी हिस्ट्री, लेकिन जो भी बनेगा वो एमपीपीएससी जैसा पेपर कराता उसी के पैटर्न पर बनेगा। क्योंकि यहाँ पर दो चीजें, क्योंकि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड को जोड़ दिया जाएगा और साथ ही साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ में रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, ये दो चीजें जो है इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका और रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर वाला पार्ट, ठीक है, ये इतने चीजें ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगी। ये उनको वो डेराइव्ड करेगा एनटीए नेट से। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जब भी एग्जामिनेशन करवाता है तो वो किसको फॉलो करता है, वो एनटीए नेट को। तो एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर में आपको ये इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्यूटर वाला पार्ट, इन्वायरमेंटल वाला पार्ट और गवर्नमेंट से रिलेटेड, यानी ये तो पार्ट कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बॉडीज से रिलेटेड है वो पॉलिटी के अंतर्गत है। तो इसलिए हम इसको ये इतना मान के चलेंगे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये मेजर पार्ट, और साइंस, साइंस ईवीएस साइंस, बेसिकली वो ईवीएस साइंस करके पूछता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड प्लस कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर को क्या है, आईसीटी का यूज करते हैं कंप्यूटर को। यहाँ पर आईसीटी जो कि टीचिंग में काम आती है, आजकल देखते होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आईसीटी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो किस तरीके से एजुकेशन में आईसीटी का यूज है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने पार्ट हो गए। और साथ ही साथ में हमेशा एमपी को भी वरीयता देने के लिए एमपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो एमपी स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब छात्रों यहाँ तक चीजें तो समझ में आ जाती हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो इसमें आपको एक जो भी बेसिक जानकारियां हैं, मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा डेप्थ में हो। ठीक है, मतलब आपको चूंकि अब ये क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन है, तो इसलिए उसी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको जनरली इन सब सब्जेक्टों के बारे में जानकारी है या नहीं है। ठीक है, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ईवीएस, ये सब पार्ट। अच्छा, ये जो पार्ट है, इन पार्ट को तो इंडिया के कॉन्टेस्ट में पढ़ना ही पढ़ना है। याद रखिएगा कि दो चीजें यहाँ पर करेंगे, एक इंडियन कॉन्टेस्ट में, और साथ ही साथ में एमपी स्पेशल, जो एमपी स्टेट स्पेशल है, इस कॉन्टेस्ट में भी पूछा जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी को बताने के लिए मैंने आपको ये चीज शेयर किया। अब एमपी के
यानी एमपी की ज्योग्राफिकल स्ट्रेटजी से कहाँ से, जैसे कोयले को लेकर के हो गया, वहां पर ट्राइब्स को लेकर के हो गया, ठीक है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं और ज्योग्राफिकल एरिया, यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या कोई ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, या जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इनके सबके बारे में वो ज्योग्राफी से पूछ लेगा। हिस्ट्री में वहां पर जो स्वतंत्रता संग्राम है वहां पर कैसे कैसे चीजें, भीमबेटका वगैरह की जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उनके बारे में पूछता है। पॉलिटी में वो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसे जनजातीय कल्याण जो है मंत्रालय बना हुआ है, तो कब बना, कैसे बना, किस आर्टिकल के था, तो ये जो है वो एमपी से जो स्पेशल डिवीजन है वो भी पॉलिटी से पूछा जाएगा। साथ ही साथ में इकोनॉमी, वहाँ की इकोनॉमी किन चीजों से प्रभावित होती है इसके बारे में, चाहे वो ट्राइबल इकोनॉमी की बात हो और चाहे वो नॉर्मल इकोनॉमी की बात हो कोई स्टेट लेवल की। और ईवीएस वाले पार्ट को, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और ये सब जो इतने पार्ट हैं, इनको भी जोड़ करके इसमें देखने का काम करता है। तो देखो ये जो पार्ट है ये इनसे जुड़ करके आना है एमपी से स्पेशल। तो सबसे पहले छात्रों हम लोग इसको इंडिया के कॉस्ट, देखिए इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आप सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग जो इसमें फिनिश करने वाले इंडियन कॉन्टेस्ट में ज्योग्राफी को फिनिश करेंगे। अच्छा, एक एक क्वेश्चन जो है कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो डिराइव कर लेता है इधर उधर के स्टेट से, तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो जो कॉस्मोस वाला पार्ट है, कॉस्मोस करके डायरेक्ट इंडिया वाला पार्ट स्टार्ट कर दे। कॉस्मोस इसलिए थोड़ा सा कर लेते हैं कि आपको पता तो चले कि ग्रह नक्षत्र तारे कैसे बने, कैसे अर्थ बन गई, और देन उसके बाद में फिर हम लोग अर्थ पे जो आपका जो इंडिया का पार्ट है और देन एमपी का पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको कवर अप करना है, यानी लगभग 30-35 लेक्चर तो कम से कम इस पे आपको ज्योग्राफी का पढ़ना पड़ेगा। ऐसे लगभग 40 लेक्चर 45 लेक्चर के आसपास में हिस्ट्री का पढ़ना पड़ेगा। ऐसे 15-20 लेक्चर, 15 लेक्चर में जो है पॉलिटी का पार्ट पढ़ना पड़ेगा, 10 लेक्चर में इकोनॉमी का पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके तब ये जा करके पूरा पार्ट कंप्लीट होगा। तो छात्रों हमने जो है, और जब एमपी स्टेट से रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल का पार्ट आता है, तो इन्वायरमेंटल ये ज्यादातर जो पार्ट होते हैं, कुछ तो बेसिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ईवीएस का पार्ट पूछा जाता है वो करंट बेस पर। तो यानी एमपी की जो योजनाएं, योजना का मतलब हो गया इकोनॉमी वाला पार्ट हो गया, पॉलिटी का पार्ट हो गया, ईवीएस का पार्ट हो गया, ठीक है, या कोई हिस्टोरिकल वहां पर कोई इवेंट हुई है, ठीक है, हिस्टोरिकल में, यानी हिस्टोरिकल और कल्चरल ये पार्ट है। तो इसका मतलब हो गया कि उसको हम एक भाषा मतलब एक सिंपल में कह दें तो करंट अफेयर्स, ठीक है, जो करंट अफेयर्स है ये यहाँ पर आ जाता है। तो एमपी करंट अफेयर्स इसके कॉन्टेस्ट में, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ईवीएस के कॉन्टेस्ट में आपको एमपी का करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड। तो हम लोग क्या करेंगे कि एनटी का ये जो एमपी का करंट अफेयर्स है इसको भी आपके साथ में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो फर्स्ट टेस्ट हुआ, कई बच्चे घबराए, आज आंसर की जारी होगी, तो क्या अब आपका पूरा स्ट्रेटजी बन गया है वो आप जान लें कि पहला तो जो टेस्ट हो गया वो टेस्ट हो गया एवरी ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे को टेस्ट हो गया, आज इसकी आंसर की जारी होगी, यानी वेडनेसडे को आंसर की जारी होती है, ठीक है। अब ट्यूसडे को भाई छात्रों जो टेस्ट हुआ है, अब इस पे आप वेडनेसडे को आंसर, लेकिन साथ साथ में क्लास भी होगी, ठीक है। तो आप इस पे क्लास, यानी सोशियो की एक क्लास हो जाएगी, देन वेडनेसडे, थर्सडे इस पे भी जो है सोशियो की क्लास हो जाएगी, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये इतने दिन तक ये आपकी सोशियो की 4 डेज क्लासेस चलनी ही चलनी है, ठीक है। ये आपको इसको कवर करना, और साथ ही साथ में तो छात्रों यहाँ पर हम लोग सैटरडे तक, यानी 4 डे ये हो गया, उसके बाद में जो आपका संडे होगा, ठीक है, संडे और मंडे ये जो 2 दिन होते हैं यहाँ पर हम लोग जीएस की क्लासेस करते हैं, ठीक है। और इसी संडे के दिन हम लोग करंट की चीजें भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि पीडीएफ के फॉर्मेट में ही आपको चला जाए ताकि आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो ये इतना काम छात्रों आप लोगों को, मतलब ये पूरा वीकली शेड्यूल है। तो जब आप मंडे तक पहुंच जाएंगे, यानी ये जब पूरा शेड्यूल आप कंप्लीट कर लेंगे, तो देन उसके बाद में आप सैटरडे को, फिर क्या हुआ है ट्यूसडे को, मंडे के बाद में फिर ट्यूसडे को, देन आप स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट, अगला वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे, यानी ट्यूसडे को आप इस पे अगला पार्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीजों को कि कैसे कैसे इसमें सिस्टम बने हुए हैं, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं करेंगे तब तक आपके लिए बेहतर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्यूसडे को आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये, और टेस्ट का टाइमिंग आपको पता है 8 to 10 PM तक, मतलब आपको टेस्ट देना है, क्योंकि कई विद्यार्थी इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं और मैक्सिमम आपको कोई भी टेक्निकल इशू या कुछ भी हो
तो 10:15 तक आपको 10:15 PM तक आपको टेस्ट को सबमिट कर देना, अदरवाइज विंडो क्लोज हो जाती है। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। इसको प्रोग्राम को आप डेली बेसिस पर बैठ करके अगर इवनिंग के अंदर में अगर ये काम करते रहते हैं तो ये जो थोड़ा सा आपका पढ़ाई का पार्ट है ये धीरे धीरे चीजें करके बूस्टअप हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सारी प्रत्याशाएं होती हैं, और तो जब तक आप रेगुलर नहीं होते, पठन पाठन से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, जब तक सिस्टम से नहीं जुड़ते हैं तब तक आपको एक आउटपुट नहीं मिलता। तो बिना सिस्टम में सिस्टमेटिक तरीके से हुए ये काम नहीं चलता है छात्रों, इसलिए आपको फोकस करना होगा। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अभी कल टेस्ट हुआ है, फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ है, वो आज हम लोग उसकी आंसर की, यानी एक चीज ये होता है कि आंसर की जारी कर दी जाएगी, ठीक है। अब होता क्या कि जिस प्रकार से आयोग जब आंसर की फर्स्ट आंसर की वो जारी करता है, तो तमाम क्वेश्चन को लेकर के, यानी 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर भिन्न भिन्न किताबों के अंदर में, भिन्न भिन्न बुक्स के अंदर में कोई गाइड या कुछ कहीं पर पड़ा हुआ, तो उसको लेकर के डिस्प्यूट आता है। तो जब भी कोई किसी भी अभ्यर्थी के पास में कोई डिस्प्यूट हो, तो आदत में आपको बना करके रखना है, जिस तरीके से आयोग में आप एक फोटो खींचते हैं, ठीक है, किसी चीज का कि ये बुक हो गया और उसके बाद में इसमें ये बात लिखी हुई, ऐसे ही फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर आप उसको भेजेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर फला में आंसर डी या जो भी दिया गया है, जबकि यहाँ पर ये होना चाहिए, या इसके सभी आंसर मतलब जो है सही नहीं है, ऐसा करके। तो इस तरीके से एक दो, और ये व्हाट्सएप पर ये डिस्कशन ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे छात्रों, तो उससे ये होता है कि जो 5-6 क्वेश्चन है और जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है उस पर फिर फाइनली जो है एक्सपर्ट से सलाह लेकर के और साथ ही साथ में पूरी टीम मिल करके उसके फाइनल आंसर की एविडेंस के साथ में फाइनल आंसर की को ढूंढेगी। जब फाइनल आंसर की को ढूंढा जाएगा तो उसके बाद में फिर जो है आपको फिर अपडेट, यानी उसी के नीचे फिर लिख दिया जाएगा अपडेट आंसर की, और अपडेट में क्वेश्चन नंबर फला 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 को अपडेट, और बाकी में अगर किसी ने इसे भेजा हुआ है तो उसको कह दिया जाएगा नो चेंज। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आपके दिमाग में आ जाता है, लेकिन बट उसमें नो चेंज आए। तो देखिए छात्रों, इसमें है कि जो आप ऑथेंटिक जानते हो, कहीं पे पढ़े हो, कंफ्यूजन वही, ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो भी आपने भेज दिया, तो ऐसे क्या होता है कि ज्यादा मतलब एक हौच पहुंच की स्थिति बनती है। तो जो भी आपको लगे कि ऐसा डिस्प्यूटेड पार्ट है, उनको आपको करना होगा। तो हमें आशा है कि आपको ये पूरी स्टडी समझ में आ गई होगी। तो जब ये आंसर आ जाते हैं, ठीक है, जब ये अपडेटेड आंसर आ जाए, तब आपको अपनी आंसर की जारी करनी होती है, यानी कि जो आपकी आंसर सीट है, जो जिस पे है, उस पे जिस पे 1 2 3 4 करके लिखा हुआ, तो सपोज ये सही है, ये गलत है, फिर 4 5 6 है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, तो इसमें फिर आप काउंटिंग करके कि 100 में आपको कितने मिल गए, सपोज करिए 70 आउट ऑफ 100, और दूसरा वाला जो 50 है उसमें 30 आउट ऑफ 100, इस तरीके से। और ग्रैंड टोटल में आपको करके 150 में आपने कितना कर दिया, 100 क्वेश्चन। तो इस तरीके से बना करके और इस पे अपनी सिग्नेचर करके डेट करके इसको भेजना होता है, उसकी फोटो करके भेजना होता है, जो आपके पास में रिस्पॉन्स है जिसको कि आपने कल शेयर किया हुआ था, ठीक है। तो ये होता, और इसी आधार पर जो आपका ये फाइनल आंसर की आ जाती है, यानी फाइनल अपडेटेड आंसर की आने के बाद में जो आपके नंबर बनते हैं, उस आधार पर बनती है ऑल ओवर इंडिया रैंक लिस्ट, ठीक है। अपने आप ऑटोमेटिकली जो कार्य करता है वो आपको रैंक लिस्ट बना करके सेंड कर देते हैं, फिर आप उस पर देखें, और फिर धीरे धीरे उस रैंक लिस्ट में आप अपने आप को अपडेट करते हुए चलिए कि हमारी रैंकिंग कहाँ से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज डिफरेंट डिफरेंट जगह से होते हैं, तो उससे क्या होता है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से भी जुड़े रहते हैं, तो उनसे कंपटीशन करने का, एक हेल्दी कंपटीशन करने का गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये आपको पूरा पार्ट करना है, ठीक है। तो हमें आशा है छात्रों ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। एक वीक आपने प्रोग्राम आपने देखा कि कैसे चला हुआ। अब नेक्स्ट, चूंकि आज आंसर की जारी होने के बाद में नेक्स्ट आप अगले टेस्ट के लिए, जो अगले ट्यूसडे को टेस्ट होने वाला है, उसके लिए पूरी कमर कस लीजिए, ठीक है। अगले अगले टेस्ट के लिए, तो ट्यूसडे जो नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है, ठीक है, उस नेक्स्ट टेस्ट के लिए, जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज जो चली, उस पे नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप एकदम बिल्कुल से रेडी हो जाइए। और जितने पार्ट, अच्छा ये कुमुलेटिव फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें एक चीज ऐसा है, जैसे आपने देखा होगा छात्रों, मैंने बताया था कि पेपर में क्या आएगा, जो टेस्ट पेपर होते हैं उसमें तो एक तो ये होता है कि जो सोशियो का पार्ट है, जितना उस वीक के अंदर में हुआ है, मतलब मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि 50 to 60% क्वेश्चन वहीं से होते हैं, लेकिन 40% क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए आप लोगों को क्या किया जाता है कि आप लोगों को
प्रीवियस ईयर के पेपर भी, जैसे सपोज करिए असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी लास्ट टाइम एग्जामिनेशन हुआ था 2017 वाली वैकेंसी, ठीक है, तो लास्ट टाइम 17 के बाद में 22 में आई हुई है, यानी और जो 23 में फॉर्म भरा जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये भी सॉल्व करा करके भेजा गया है। जो एनटीए नेट के सारे पेपर हुए हैं ऑथेंटिक, भैया सबसे बड़ी चीज है कि ऑथेंटिक आंसर, क्यों मार्केट के अंदर में ऑथेंटिक आंसर की वाली बुकें नहीं है, आप वहां पढ़ के चले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर गलत दिए गए, आप वही करके जाते हैं, वहां गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऑथेंटिक आंसर की के साथ में जो एनटीए नेट के, ये भी अगर नहीं होगा तो इसको अवेलेबल कराया जाएगा, ये हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर छात्रों ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर या जो सेट परीक्षा है, ठीक है, जो एमपी सेट होता है, इन सब की एग्जामिनेशन, इन सब एग्जामिनेशनों का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिया जाता है। तो भैया ये जो 40 to 60% क्वेश्चन होते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ से भी डेराइव्ड होते हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यानी 50%, लगभग 50 to 60% तो हम अपने सिलेबस को कवर करते हैं जो हम पढ़ाते हैं वीक के अंदर में, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी है, मान लीजिए हमने नेक्स्ट वीक में पढ़ा, नेक्स्ट वीक में आगे टॉपिक पढ़ा दिया, तो हम पीछे वाले टॉपिक छोड़ते नहीं है कि पता लगा पहला वीक वाला टॉपिक, पहले वाले वीक फिर टॉपिक से फिर से 10 क्वेश्चन, आगे वाले वीक से 40 से 50% क्वेश्चन, बाकी हमने प्रीवियस के ये 40 to 60%, यानी ये कम्बो पैक चलता रहता है, जिससे कहीं से भी आप निकलने का चांस नहीं रहता। ये ऐसा ये मतलब एक कह लीजिए ब्रह्मास्त्र ऐसा बनाया जाता है, एक ऐसा रामबाण बना करके रखा जाता है कि आप इससे कहीं से भी निकल ना पाए, मतलब ये जो पेपर है वो कहीं ना कहीं आपको एक सटीक मिले। तो इसीलिए आप ये जो एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब एपी के सेट वाले पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो एग्जामिनेशन है, और एमपी में जो पहले एक समय हुआ करता था कि जो आपको पीसीएस के पेपर, इन सबको भी हम इंक्लूड करते हैं छात्रों, यानी इनको इंक्लूड करते हुए हम इसको क्या करते हैं, इन पेपर को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये पेपर इस पैटर्न पर, तो ये वीकली आपका चलता रहता है जो आपको अपडेट करते हैं। और साथ ही साथ में जब हम जीएस की बात करते हैं तो जीएस में भी प्रीवियस लेक्चर को भी कवर करेंगे, यानी जो एक वीक के अंतर में हुए, और नेक्स्ट वीक वाले को भी कवर करेंगे, और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स और एमपी स्पेशल से भी चीजों को करेंगे जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं मिल जाए। क्योंकि देखिए, अच्छा दूसरी चीज है कि जो लेक्चर को नोट डाउन करने वाली बातें होती हैं छात्रों, वो लेक्चर्स जो आप नोट करें उनको की पॉइंट में नोट करिए, ठीक है। की पॉइंट का मतलब ये हो गया कि बहुत डिटेल्ड में स्टडी करने की, लिखने की एक एक लाइन जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप लेक्चर को सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है, केवल सुन लीजिए, खूब अच्छे से सुन लीजिए, और स्टार बना करके केवल उसके पॉइंट, ठीक है। ये उसकी कोई पुस्तकें हैं तो वो, कोई कॉन्सेप्ट है तो केवल वो, इस तरीके से कोई चीजें। तो वो जो एक पेपर आपके पास में बनता है, जैसे सपोज करिए ये आपके पास में पेपर बन गया, तो इस पेपर में थोड़ा सा ऊपर भी जगह स्टार बना करके यहाँ पे लिख दिया, स्टार बना करके यहाँ, और थोड़ा गैपिंग बना बना करके लिखिएगा। मान लीजिए कोई चीज जरूरत पड़ गई तो यहाँ बीच में भी आप नोट करने का भी जरूरत पड़ी, तो इस तरीके से ऐसा करके, यानी ये ऊपर भी आपका स्पेस ओपन है, जो ऊपर वाला एरिया है छात्रों, वहां पर भी जो है इसको ओपन रहना चाहिए, ठीक है। ये जो एरिया है देखिए यहाँ पर, ये इतना जो है पार्ट है ये भी ओपन है, और नीचे का जो पार्ट है ये भी ओपन है, तो ये इतना पार्ट मतलब ये जो है रहना चाहिए। बीच में गैपिंग वाले पार्ट है वो भी रहना चाहिए आपके पास में, क्योंकि देखिए जब गैपिंग वाले पार्ट रहते हैं तो उससे ये जो गैपिंग वाला पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट है गैपिंग, इससे क्या होता है कभी कोई एडिशनल मैटर मिल जाता है तो वो एडिशनल मैटर भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ के फॉर्मेट में जो आपका पेपर जाता है उसको पहले तो ऑनलाइन पेपर दे लिया करिए, देन उसका प्रिंट आउट लेकर के रखिए। ऐसे सारे पेपर, सपोज करिए 50 पेपर हो गए आपके पास में, ठीक है, तो 50 सेट जो आपके तैयार हो जाएंगे, तो 50 सेट यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे छात्रों, तो यहाँ पर 5000 क्वेश्चन तो आप सोचियो के प्रिपेयर कर लेंगे ऐसे ऐसे करते हुए। 50-50 क्वेश्चन आप जीएस के करते हैं तो उसके बाद में अगर 50 टेस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर 2500 क्वेश्चन, यानी 2500 क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन आप जीएस के प्रिपेयर कर ले। तो अगर इतनी चीजें भी, क्योंकि ये आपके पास में एसेट्स के रूप में, सपोज करिए यहाँ पर आपने जो कोड की पॉइंट लिखा हुआ उसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आ गई तो आप इनको भी यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो जब आप अपने नोट्स को 3 टाइम्स रिवाइज कर करके और इस टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो छात्रों फिर ये मान के चलिए कि आप काफी कुछ अच्छा बेहतर होगा। क्योंकि परफॉर्मेंस मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि कोई भी एग्जामिनेशन हो उसकी, जब भी ये मतलब ये कह लीजिए पेटेंट है कि ये आपको स्ट्रेटजी 4 पार्ट में ही करनी है। अगर इस 4 में से एक भी मिस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कुछ एग्जामिनेशन के अंदर में
आप उसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, और 4 के चारों पार्ट बेहतर मतलब होते हैं। कैसे, किस तरीके से होते हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे सपोज, और इन सब की वैल्यू 25% है, मतलब इससे ना कहीं ज्यादा है ना आपको कम है। देखिए 25% की वैल्यू में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे भाई छात्रों, यहाँ पे एक एक क्या होता है, पहला एक जो पार्ट होता है वो होता है कि सिलेबस, ठीक है। सिलेबस एकदम पूरा आपका कंप्लीट, क्योंकि जब कभी भी बहुत सारे चैनल से लेकर मैंने हर जगह पर देखा, भैया इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली। अगर आपने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा, इंपॉर्टेंट मतलब 100% सिलेबस को देखा ही नहीं है, अब आप पढ़ ही इंपॉर्टेंट रहे, तो इंपॉर्टेंट का मतलब हो गया कि बस जो ऊपरी जो आपको इंटरेस्टेड है, यानी 60 to 70%, हम कहते हैं 80% सिलेबस भी कवर कर लिया केवल इंटरेस्ट के नाम पे, और 20% छोड़ दिया कि ये सब हमारे काम का नहीं है। तो 80% में भी अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो मान लीजिए 60% आपका आ गया, या मान लीजिए बहुत अच्छा कर रहे हैं 70% के स्टूडेंट हैं, तो 8 7 जा 56% ही आप यहां पर आ पाते हैं, ठीक है। और अगर आपने 100% कवर किया होता और आप एवरेज स्टूडेंट होते 70, तो हम कहते हैं ना 70 होता तो भी कम से कम आप 65 तो जाते, ठीक है। 5% भी कम कर लें तो भी आप 65 पर जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए, इसीलिए छात्रों 100% सिलेबस, ये सब गलत जो राय और ये सब चीजें दी जाती हैं, फिर वही 1-2 नंबर से पीछे, फिर वो आप बाहर, फिर यही ये मतलब दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए सो प्लीज सभी, ये एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि चाहे जो टॉपिक इंटरेस्टिंग हो, हार्ड हो, या जो भी हो, लेकिन उस पूरे सिलेबस को कवर कराए। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि यानी जीएस का पूरा सिलेबस कवर करें, सोशियो का पूरा सिलेबस कवर करें, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी चीज है नोट्स। जब भी आप कोई चीजें, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नोट्स मंगाने के लिए कोशिश करते हैं, सर पीडीएफ में नोट्स भेज जाए। बहुत सारी किताबें नोट्स सब रखा रहता है छात्रों, कोई कुछ पढ़ लिख नहीं पाता है। जब एक एक खुद आदमी पूरा नोट्स बना करके आपको एक एक लाइन रटा रहा है, आप उसको तो पढ़ने से रह गए, तो आप नोट्स कहाँ से पढ़ पाएंगे। इसलिए जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसी दौरान ही आपको मैंने बार बार बताया कि की पॉइंट में कर करके छात्रों, ठीक है, की पॉइंट में करके स्टार बनाया, की पॉइंट में लिख दिया, स्टार बनाया, की पॉइंट में लिख दिया, केवल शॉर्टकट में। क्योंकि वो माइंड में होना चाहिए। जैसे अगस्त कॉम्टे, फिर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी बुक्स कौन सी, उनका कॉन्सेप्ट कौन सा है, ठीक है, उन्होंने कोई स्टेटमेंट कथन दिया हुआ है, उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है, क्या टाइप, सिर्फ वो की पॉइंट को एक जगह पे नोट कर लीजिए। कोई मतलब नहीं है कि उनका पूरा कहानी ये, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं। मैंने दो चीजें बताई छात्रों, यहाँ विद्वान नहीं बनने, क्लास नहीं पढ़ाने जाना है कि आप तुरंत क्लास पढ़ाने चले गए एक सिस्टम में, कुछ नहीं। आपकी पॉइंट में बुद्धिमान बनिए, बुद्धिमान बन के पहले सेलेक्ट होइए, और सेलेक्ट होने के बाद में जब पढ़ाएंगे और किताबें खरीदते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, तो अपने आप विद्वान बन जाएंगे। तो इसलिए की पॉइंट में नोट करिए, क्योंकि एक पॉइंट 3 टाइम्स जब तक आप रिवाइज करके नहीं जाते हैं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो की पॉइंट में रहेगा तभी तो 3 टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे। जब पूरा बड़ा सा है, पूरी पुस्तकें हैं, तो फिर आप रिवाइज कहाँ कर पाएंगे। तो 25% वैल्यू आपके सिलेबस पूरे अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने से, और 25% नोट। ज्यादातर विद्यार्थियों को आपने देखा होगा तो कहीं सिलेबस पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, काम खत्म। वास्तव में ये केवल 25 मिला के 50% को कवर अप करता है। इसके आगे वाला भी पार्ट आपको कवर करना पड़ेगा। आगे का पार्ट क्या हो जाता है, वो हो जाता है टेस्ट, ठीक है। जैसा एग्जामिनेशन होता, अगर आपका रिटर्न, देखिए कभी भी कोई रिटर्न एग्जामिनेशन, एमपीपीएससी का रिटर्न, तो जब तक वो लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसका रिटर्न नहीं क्वालिफाई होता, चाहे जितना पढ़ लिख ले छात्रों। वैसे जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, इन टेस्ट पेपर जैसा, क्यों, क्योंकि यहाँ रिटर्न में ये होता कि आपके पास आइडिया, विचार, एक सीक्वेंस, आपकी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर क्या होता है कि एलिमिनेशन पावर की ये 4 विकल्प दिए गए हैं, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला नहीं हो सकता है, तो ये नहीं, तो इसी में से है, तो ज्यादातर संभावना लेते, ये जो चीजें हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली देखते ही आ जाते हैं, तो ये पावर आपके पास में होनी चाहिए। जब तक ये नहीं है तो भी आप नहीं कर पाते। तो 25% ये टेस्ट जो है आपके, जो आपको कवर अप कराने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट के पहले छात्रों, जो ये नोट्स बने हैं, इसके पहले रिवीजन, टेस्ट के पहले क्या होता है, टेस्ट का मतलब हो गया कि रिवीजन। अब ये रिवीजन टेस्ट के रूपी रिवीजन, एक तो आपका नोट्स रिवीजन करते रहिए, दूसरा टेस्ट रूपी रिवीजन। ये रिवीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि आप इसको, जैसे सपोज करिए कोई 100 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट लिया, आप एक बार में उसको मान लीजिए पढ़ लिए, ठीक है, आपने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद में देखा कि आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर से दोबारा उसको सॉल्व किया, और फिर से पूरा पेपर दिया, फिर देखा कि 3 क्वेश्चन अभी भी कोई फैक्ट वाले थे, गलत हो गए, यानी 97 पहुंच गया।
तो इसका मतलब एक बार आपने किया तो 20%, दोबारा किया तो केवल 3% केवल रह गया, और उसके बाद में जब आपने तीसरी बार में वो टेस्ट दिया तो आपके पूरे 100% वो क्वेश्चन तैयार हो, यानी 100 क्वेश्चन पूरे पूरे तैयार कहीं भी। तो आपको इस फॉर्मेट में आपको अपना टेस्ट का रिवीजन करना है और इसी फॉर्मेट में आपको नोट्स का भी रिवीजन करना है। तो तीसरा 25% रिवीजन ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है छात्रों, ठीक है। ये सब चीजें, जैसे कोई व्यक्ति मेहनती बहुत है, रिवीजन और ये सब करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास में प्रॉपर नोट्स ही नहीं है, उसके पास में पूरी प्रॉपर क्लासेस नहीं है सिलेबस की, तो कोई एक पार्ट आपका छूटा तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो ये क्या होता है वो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद में जो ये जो 25% है छात्रों, ये क्या कवर अप करता है, यहाँ पर होता है ये एक कह लीजिए कि युद्धाभ्यास, जहां पर आपको बड़े प्लेटफॉर्म पर, मतलब जितना बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म हो वहां पर अपने ओलंपियाड को कर सकते हैं। तो जब आप ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट, जैसे जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर ये थोड़े होता कि एमपी का निकला हुआ तो केवल एमपी के लोग भर रहे हैं, वहां पर यूपी के हैं, राजस्थान के, उत्तराखंड के हैं, ठीक है, झारखंड के हैं, ये छत्तीसगढ़ के हैं, ये सभी लोग, और सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, चूंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पर सभी अच्छे स्टूडेंट आकर के यहाँ पर जो है एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट पेपर दे रहे हैं, वहां पर अगर आप अच्छा करते हैं तो और कम समय के अंदर में बेहतर रिस्पॉन्स करके, तो आपका एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और वहाँ एक चूंकि वो सब एक ग्रुप होता है, उस पर डिस्कस करने का भी मौका मिलता है, क्या कैसे कौन सी पढ़ाई चली, तो आप एक बेहतर कर सकते हैं। तो छात्रों को मिला करके ये पूरी स्ट्रेटजी रही है, इसी पर आपको फोकस करना है और यही फोकस करते हुए अगले टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में, और आज सोशियो का लेक्चर जाना उसको आप तैयार करें।